आम लोगों का, न सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर बल्कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं और प्रोग्राम सलाम जीके को न सिर्फ देखने के लिए बल्कि साथ साथ आपका फीडबैक, आपके ओपिनियंस और आपके तासुरात भी हम तक पहुंचते हैं, उसके लिए भी शुक्रिया। 8:37 हो गए हैं। 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे। मौज़ूआत प्रोग्राम में कुछ ऐसी खबरें जो बैनुल-अक़वामी सतह की हैं, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा या नॉर्थ इंडिया के अंदर बड़ी हलचल सियासी एतबार से, सलामती एतबार से इस प्रोग्राम का हिस्सा रहती हैं। मुख्तलिफ खबरें जब आप तक पहुंचेंगी तो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख और जम्मू कश्मीर से ताज़ा तरीन सूरत हाल, इंतजामिया के कुछ फैसले, हिकमत अमली, आइंदा 48 घंटे जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी अहमियत के हामिल, बजट 2025 के लिए तैयारियां और जम्मू कश्मीर के लिए जहां पहले बजट को हुकूमत पेश करने जा रही है बल्कि तैयारियां चल रही हैं, इस सिलसिले में तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं। और साथ साथ यौम जमहूरिया से कबल मुतअद्दिद मकामात पर इंतजामिया ने प्रोग्राम जहां करवाने हैं, तैयारियां इस सिलसिले में तरतीब बनाई जा रही हैं, की जा रही हैं और प्लान्स बन रहे हैं। ये सारी मौज़ूआत, ये सारी खबरें आज आप तक पहुंचेंगे, लेकिन साथ साथ दीगर कुछ खबरें भी हैं जिनका बराह रास्त आपसे, शहरियों से, आम लोगों से लेना देना है। बात महकमा सेहत के हवाले से करेंगे और बड़े इदारों की बात करेंगे। कुछ का रिव्यू हुआ, कुछ बड़े इदारे आइंदा दिनों में काम करने वाले हैं, इस ताल्लुक से कुछ अपडेट्स आए हैं। उन शहरियों की भी बात होगी जो सख्त मुश्किल तरीन दौर से या वक्त से गुजर रहे हैं और कई ऐसे शहरी जो मुल्क से बाहर रोजगार की खातिर गए थे, ताल्लुक जम्मू कश्मीर से था, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से था, लेकिन कुछ लोगों की लाशें वापस आईं, कुछ का अभी पता नहीं, और कई लोग जो सही सलामत घर पहुंचे, इसकी तस्दीक भारत सरकार ने की है। थोड़ी देर में ये पूरी और मुकम्मल खबर आपके सामने, लेकिन उससे पहले आप सब जानते हैं फॉर्मेट के मुताबिक हम सबको आगे बढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है, ज़हूर लोलाबी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बताएंगे 18 जनवरी में हिस्ट्री ऑफ द डे या बड़े वाक़या। बहुत शुक्रिया आसिफ। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत आई फॉर्मेट के हिसाब से करेंगे कि माजी में आज के दिन की क्या अहमियत है। हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि आज जनवरी की 18 तारीख है, शनिचरवार का दिन है, लेकिन माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है कौमी और आलमी सतह पर, चंद अहम वाक़ात है वो एक एक करके आपके सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें कि आज के दिन 18 जनवरी 1896 में पहली बार एक्सरे मशीन दुनिया के सामने लाई गई। इसकी शुरुआत आज के दिन हुई थी। 1951 में आज के दिन नीदरलैंड में पहली बार झूठ पकड़ने वाली मशीन का इस्तेमाल हुआ। टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये एक अहम संग मेल था। ये मशीन भी आज के दिन इसका इस्तेमाल हुआ। 2013 में आज के दिन नासा ने पहली बार लेज़र कम्युनिकेशन हासिल किया। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। 1974 में आज के दिन इसराइल और मिस्र के दरमियान जंगी हथियारों का माहिदा तय पाया। दोनों के दरमियान हथियारों का माहिदा हुआ। 2005 में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम कुदरती आफात से बचाव की आलमी कॉन्फ्रेंस जापान में मुनक़्क़द हुई। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। और 1778 में जेम्स कुक हवाई जज़ायर दरियाफ्त करने वाले पहले यूरोपीय बने। इसका नाम सैंडविच आइलैंड रखा। ये कामयाबी भी उन्होंने आज के दिन हासिल की थी साल 1778 में। और 1966 में आज के दिन न्यूयॉर्क सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तामीर के मंसूबों का ऐलान किया गया। ये बड़ा मंसूबा आज के दिन इसका ऐलान हुआ। 2005 में आज से 20 बरस कबल दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती जेट एयरबेस A380 फ्रांस में मंजर आम पर आया। और 1886 में आज के दिन इंग्लैंड में हॉकी एसोसिएशन की तश्कील हुई। हॉकी के हवाले से ये एक अहम पेशरफ्त थी क्योंकि इंग्लैंड में हॉकी की एसोसिएशन आज के दिन तश्कील में आई है। 1955 में उर्दू के मशहूर अदीब और शायर सादत हसन मंटू का आज के दिन इंतकाल हुआ था, वफ़ात हुई थी। 1942 में मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली की पैदाइश आज के दिन हुई थी। और इसी तरह 1842 में महाराष्ट्र के अजीम स्कॉलर और समाजी मुसल्ले महादेव गोविंदराना डे जो है उनकी पैदाइश भी आज के दिन हुई थी। तो कई अहम शख्सियात है जिनकी आज पैदाइश भी हुई थी और कुछ लोग आज के दिन इंतकाल कर गए थे। ये थी माजी के बाद के माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है वो हमने एक एक करके आपके सामने रखा। लेकिन बात अब आज के दिन के हवाले से करेंगे और सबसे पहले बात गज़ा की, क्योंकि गज़ा के लोगों को अब राहत मिलने का इम्कान है। जंगबंदी का जो माहिदा था उसको काबीना ने, इसराइली काबीना ने हरी झंडी दिखाई है। वोट जंगबंदी के हक में पड़े हैं, जिसकी वजह से अब ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो खून रेजी का मामला चल रहा है जिसमें 60,000 से ज़ायद लोग
हलाक या शहीद हुए हैं, लेकिन अब यह खून रेजी का मामला बंद हो सकता है। ये अहम पेशरफ्त हुई है। इसराइली काबीना की ने गजा जंगबंदी मामले को हरी झंडी दिखाई है और इस हवाले से वोटिंग हुई। जंगबंदी की हिमायत में 24 जबकि मुखालफत में 8 वोट पड़े और अब कहीं ना कहीं गजा के लोगों को राहत मिलने का इम्कान है, क्योंकि ये खून रेजी का ये जो सिलसिला था ये अब बंद होने वाला है। तो 15 माह की तवील मुद्दत के बाद, शदीद किस्म की सूरत हाल के बाद, इंतहाई मुश्किल दौर से गुजरने के बाद फ़लस्तीन के शहरियों को राहत ज़रूर मिलेगी, लेकिन ये राहत इतनी आसान भी नहीं या आसानियां लेकर भी नहीं आई है, या आप ये कह सकते हैं कि वो माजी वाला माहौल बिल्कुल भी नहीं है। 50,000 से ज़्यादा लोग जो 15 महीने कबल आपके साथ थे, अब जब जंगबंदी की डील तय पा रही है तो सबसे बुरे दौर से गजा पट्टी या फिर फ़लस्तीन गुजर रहा है। और बिलाखिर जो पेच फंसा था इजराइल की सिक्योरिटी काबीना के पास, वहां से हुकूमत ने गजा जंगबंदी मुआहदे की तौसीक कर दी है। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें यह बताया गया कि सिक्योरिटी काबीना ने हुकूमत को जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत करने और कबूल करने की सिफारिश कर दी है। आज सुबह जंगबंदी मुआहदे की हुकूमती मंजूरी के लिए मुकम्मल काबीना का इजलास तलब किया गया है और साथ साथ इजरायली हुकूमत ने गजा जंगबंदी मुआहदे पर हमास से जब डील तय की तो बहुत सारे लोगों का यह भी सवाल था कि अगर इजराइल और हमास मुज़ाकराती अमल के जरिए यहां तक पहुंचे हैं तो फिर यहां से सिक्योरिटी कैबिनेट की मंजूरी क्यों? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की जो हुकूमत है वो इत्तेहादियों के साथ हुकूमत चला रहे हैं। वो कोई आज़ाद ऐसा इदारा नहीं, आज़ाद कोई हुकूमत नहीं कि अपने दम पर पूरे मुल्क को, पूरे निज़ाम को चलाएं, बल्कि उनके साथ कोलैबोरेटर्स हैं, उनके साथ बाकी 3 पार्टियां हैं जो उनकी हुकूमत को जिंदा रखे हुए हैं और तीनों दाएं बाजों की जमातें हैं जो काफ़ी नाराज़ भी इस डील पर थे, इसलिए पेच फंसा था और बाद में जाकर वोटिंग कराई गई। तो 24 लोगों ने यह ज़रूरी और मुनासिब समझा कि इजराइल और फ़लस्तीन मुज़ाकराती अमल के ज़रिए आगे बढ़ें। जंग से कोई भी नतीजा अब तक सिवाय इंसानी जानों के ज़िया के अलावा मिलना नहीं, और इसमें 24 वोट पड़े जबकि डील की मुखालफत में 8 लोगों की तरफ से वोट डाले गए। बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक हुकूमत ने यरगमालियों की वापसी के मंसूबे को मंजूरी दे दी है। हमास के साथ जंगबंदी का मुआहदा कल सुबह यानी 19 जनवरी से इतवार का जब दिन होगा बाज़ाब्ता तौर पर इम्प्लीमेंटेशन होगी और यह मुआहदा नफजुल अमल होगा। इसके अलावा नौमुतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंदूब ने भी नेतन्याहू हुकूमत से ज़बरदस्ती डील मंजूरी कराई है। इस तरह की भी खबरें हैं। जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे का इतलाक कल यानी एतवार से होगा। जब यह मुआहदा नाफिजुल अमल होगा तो हमास की कैद से रिहाई पाने वाले 33 इजराइलियों की तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। दूसरी तरफ इजरायली कैद से रिहा किए जाने वाले 95 फ़लस्तीनियों के नाम भी जारी हो चुके हैं। कतरी वज़ीर आज़म इजराइल और हमास के दरमियान गजा जंगबंदी मुआहदा तय पाने में या करवाने में कामयाब रहे हैं। आगाज 19 जनवरी कल से होगा। 6 हफ्तों की जंगबंदी होगी। 3 मुख्तलिफ मराहिल से ये जंगबंदी गुजरेगी और मरहलावार सिविलियन कैदियों का तबादला होगा। जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात होंगे। उन रास्तों को खोला जाएगा जहां पर इजरायली फोर्सेस ने कब्जा कर रखा है और हमास इजराइल के कैदियों को रिहा करेगा, जबकि इजराइल फ़लस्तीन के उन लोगों को भी रिहा करने की डील तय कर चुका है जो उम्र कैद की सजाएं इजराइल की जेलों में काट रहे थे। अवामी मकामात पर इजरायली फौज का इनखला होगा जहां पर उन्होंने इन 15 महीनों में पैर काफ़ी मजबूती से जमाए थे। तीसरे मरहले में इजरायली फोर्सेस का गजा से मुकम्मल इनखला होगा और गजा की तामीर नौ पर काम किया जाएगा। लेकिन 85,000 टन बारूद 15 महीनों में इस इलाके के ऊपर बरसाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अगर नॉर्मली गजा शहर से इस मलबे को हटाया जाए तो फिर भी कम अज कम इस काम में आज के वक्त में भी तकरीबन 13 से 14 बरस लग सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। अब बड़ी बात यह है कि इसके बाद गजा का कंट्रोल आगे चलकर संभालेगा कौन, एक तो ये बात, और गजा के कंट्रोल संभालने के बाद हुकूमत कौन करेगा, मुकम्मल तौर पर किसकी चलेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिर जब मलबा उठाया जाएगा तो लाखों लोग जो अब तक घर बार छोड़कर, या 20 लाख से ज्यादा लोग इनखला पर मजबूर हुए, उन लोगों के कई प्यारे जो मलबे के नीचे दबे हैं। खदशा है कि हजारों लाशें और मिल सकती हैं। एक वो, इसके अलावा अस्पताल, स्कूल, मसाजिद, खानकाहें, कुछ भी गजा के अंदर नहीं बचा है। तामीर नौ क्या इतनी आसान होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल। लेकिन हिम्मत और जज्बे को सलाम उन तमाम लोगों के जो जब ऊपर से हवाई जेट और
सख्त किस्म की या शदीद बमबारी हो रही हो, इंटेंस बॉम्बिंग के दौरान भी इन लोगों के हौसले पस्त नहीं हुए और जंगबंदी डील तक दोनों हुकूमतों को इनने घुटनों पर लाया। यह अपने आप में एक बड़ी बात है जिस पर इजराइल भी मजबूर हुआ, फलस्तीन की अथॉरिटी भी मजबूर हुई, हमास भी मजबूर हुआ, लेकिन क्रेडिट इसका कतर को ज्यादा जाता है जिसने इस डील को कराने में कलीदी किरदार अदा किया है। तो कल से ये मुआहिदा नाफिजुल अमल होगा। देखने वाली बात होगी कि यहां से आगे गजा को नए सिरे से डेवलप करने की जो कोशिश होगी वो कितनी कामयाब होती है। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा भारत, रूस और यूक्रेन की करते हैं, क्योंकि एक और इलाका जहां पर 2.5 साल बीत गए हैं, नुकसान काफी ज्यादा यूक्रेन को हो चुका है रूस के साथ जंग करते हुए, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक के लोग जो कामकाज की गर्ज से बैरूनी ममालिक की कंपनियों के साथ गए थे उसमें भारतीय शहरी भी थे। रूसी फौज के अंदर 12 हिंदुस्तानी शहरी जो मुलाजमत कर रहे थे वो मारे गए। ये हम नहीं बल्कि इसकी तस्दीक खुद भारत सरकार ने कर दी है। जंगजदा इलाकों में 16 भारतीय शहरी अब भी लापता हैं। ऑफिशियल कंफर्मेशन वजारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से की गई और जायसवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके मुताबिक 126 में से 96 लोग हिंदुस्तान वापस आ गए हैं जो सही सलामत पहुंचे हैं। तफसलात के मुताबिक वजारत खारजा के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ रूसी अफवाज के लिए लड़ते हुए 12 हिंदुस्तानियों की जान गई, 16 लापता है और हिंदुस्तान को रूस की जानिब से इन्फॉर्म किया गया है कि रूसी फौज में खिदमात अंजाम देने वाले 16 हिंदुस्तानी जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं। और ये जो पिछली तस्वीर आपने देखी एक शहरी की, इसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा से। 27 साला ज़हूर, इसके ताल्लुक से भी क्योंकि अभी कोई खबर नहीं है, अहले खाना की जानिब से तस्दीक की जा रही कि लापता है। रूसी फौज में खिदमात अंजाम देने वाले हिंदुस्तानी शहरियों को वापस भेजने की दरख्वास्त भारत सरकार ने की है। इसमें कहा गया है कि रूसी फौज में जितने लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे 12 शहरी अब तक जान गंवा चुके हैं और रणधीर जायसवाल के मुताबिक 126 ऐसे मामलात हैं, इनमें से 96 लोग वापस भारत आ चुके हैं। रूसी मुसल्लह अफवाज से उनको रिहा कर दिया गया है। अब भी 18 हिंदुस्तानी शहरी जिनमें से 16 के ठिकाने का कोई अता पता नहीं, उन्हें लापता रूसी हुकाम ने करार दिया है। मुतालबा किया गया है कि जो लोग अब फौज में इस वक्त नहीं है उन्हें रिहा करके वापस हिंदुस्तान भेज दिया जाए। गहरी नजर इस मामले पर है, लेकिन एक बात और भी, चूंकि जम्मू कश्मीर की बात जब हुई है तो 27 साला ज़हूर 31 दिसंबर 2023 से आखिरी मरतबा अपने घर वालों से बातचीत करता है। कहा गया कि वो 3 महीनों की ट्रेनिंग के लिए जा रहा है और तरबियत हासिल करने के बाद ये जंगजदा इलाके के अंदर लापता हो गया। इसके अलावा जो ज़हूर साहब के वालिद हैं मोहम्मद अमीन शेख, वो ये बताते हैं, हाजीनार करना कुपवाड़ा के रहने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि बिना किसी कामयाबी के अब तक वो लौटे हैं और 1.5 बरस गुजर जाने के बावजूद भी उनके बेटे का कोई पता नहीं। करना से लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाके से इस नौजवान का ताल्लुक और कहा जाता है कि एक जॉब इनको ऑफर की गई। जैसे हमने बहुत पहले से आपको बताया था कि कई नौजवानों को यहां से इस झांसे में फंसा कर ले जाया गया कि आपको बाहर जाकर बड़ी कंपनियां बड़ी सैलरीज पे जॉब देंगी, और इसी झांसे में ज़हूर शेख भी फंसा और बेहतर जिंदगी बनाने की खातिर वो पूरे खानदान की जिंदगी बर्बाद कर गया। अभी तक लापता है, इसके अलावा कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। फ्रंट लाइन पर रशिया यूक्रेन वॉर में कहा जाता है कि रूस ने ऐसे तमाम लोगों को जिनका हिंदुस्तान से ताल्लुक था, इन मैक्सिमम लोगों को मजबूर किया गया और कहा गया कि ग्रेजुएशन चंडीगढ़ से कंप्लीट करने के बाद ज़हूर को 30,000 माहाना तनख्वाह दी जाएगी। ये ऑफर आई, कुछ एजेंट्स की तरफ से उनको अप्रोच किया गया जिनमें एक खातून भी शामिल थी। रूस के अंदर बाद में कहा गया कि आपको जॉब दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल को जरा सुनिएगा। लेकिन कुल मिलाकर 16 भारतीय शहरी जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं है, जिसमें जम्मू कश्मीर के नौजवान भी हैं। As far as we have been telling you that we have been in constant touch with Russian authorities for early release and repatriation of Indian nationals who are serving in the Russian army. As of today, of all the known cases that have come to us, we have had 126 cases. Of these 126 cases of people who were serving in Russian armed forces or are serving in the Russian armed forces, 96 people have already returned. They have been discharged. They have been discharged from the Russian armed forces. As per our available information, 18 Indian nationals in the Russian army remain. Out of these, 16 individuals, their whereabouts are not known, and the Russian side has categorized them as missing.
We remain engaged with the Russian authorities to ascertain the whereabouts of the missing Indian nationals, as also seeking early release and repatriation of those who remain. So that is the status. 12 Indian nationals have died in the conflict who were serving in the Russian army. So that should clarify. Possibly people who went there, they would have taken certain decisions of which we are not aware. So that is the situation. 126 known cases. Out of these, 96 people have come back, 12 people have died. There are 18 people who've been categorized. Out of these 18 people who are still serving, 16 have been categorized by the Russian authorities as missing, and we are seeking from the Russian authorities early release and repatriation of the rest of those who remain there. रणधीर जायसवाल वजारत खारजा के तर्जुमान प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये हफ्तावार ब्रीफिंग में तफसीलात फराहम की जाती हैं जो बड़े और मेजर इवेंट्स होते हैं। वजारत खारजा की जानिब से जिन ममालिक के साथ रब्ता होता है उनकी तफसीलात फराहम साथ साथ की गई, चूँकि सवाल आया था लद्दाख के ताल्लुक से भी, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट ये था कि वो तमाम शहरी जो रूस गए या रूस के अंदर फंसाए गए जंगज़दा इलाके के अंदर, जिनको जाने पर मजबूर किया गया, क्या उनकी वापसी तय है? तो उस सवाल का जवाब था जो आपके सामने हमने रख दिया है। 16 शहरियों के मुतल्लिक मजीद तफसीलात आएंगी, वजारत खारजा कोई डिटेल्स शेयर करेगा तो आपके सामने तफसीलात रखेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको बताएंगे काबीना का एक और इजलास पीर को होने जा रहा है। इजलास का एजेंडा सेट कर दिया गया है, कौन से बड़े मामलात हैं जिन पर तफसीली गुफ्तो शनीद होगी और मंजूरी का इम्कान है, और इस बार जो पाइपलाइन में बड़े मंसूबे हैं उनमें से कुछ एक चीज़ों को सरकार के मुताबिक उनने तरजीहात में शामिल करके इस काबीना में लाने का और डिस्कस या मंजूर कराने का फैसला हो सकता है। इस तरह के इम्कानात हैं। डिटेल्स ब्रेक के उस पार हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं 9 बज चुके हैं। दूसरे पड़ाव में हम दाखिल होते हैं। बात ज़रा जम्मू कश्मीर की काबीना की, क्योंकि एक और अहम तरीन इजलास मुनक्किद होने जा रहा है और एक बड़े और अहम तरीन इजलास में बड़े फैसले मुतवक्के हैं। पीर का दिन 20 जनवरी साल 2025 और 2025 का ये पहला इस बार काबीना का इजलास होगा। और जब पीर को इजलास होगा तो उसके लिए एजेंडा पहले से सेट कर दिया गया है। एजेंडे में एक तो डीए जो मुलाजमीन का मामला है उस पर काम करने, इसके अलावा एक्साइज पॉलिसी, जीएसटी एक्ट में तरमीम इस बार शामिल की गई है। और इतलात ये भी हैं कि डेंटल कॉलेजेस के अंदर 3 टायर या 3 दर्जे के फैकल्टी ढांचे को मंजूरी मिलने का इम्कान इसी बार है। और एक और मामला जो हुकूमत के नोटिस में था, पे लेवल 6 पोस्टों को इंटरव्यू से मुस्तस्ना या अलग रखने का फैसला इस बार जम्मू कश्मीर यूटी की उमर अब्दुल्ला की काबीना ले सकती है। पहला काबीना इजलास 20 जनवरी को सिविल सेक्रेटरीट में होगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इसकी सदारत करेंगे। 16 अक्टूबर 2024 को ओहदा संभालने के बाद उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने काबीना के 2 इजलास अब तक मुनक्किद किए, लेकिन ये पहली मीटिंग होगी जो साल 2025 में होगी और शाम 4 बजे का वक्त और स्केड्यूल तय कर दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स को 1 जुलाई 2024 से महंगाई अलाउंस या डीए की किस्त जारी करना काबीना के एजेंडे में सरफहरिस्त है। 10 आइटम्स हैं और इस बार डीए वाला मुलाजमीन का जो मसला है, जिस पर पिछले कुछ दिनों से मुशावरत के लिए भी इनवाइट किया गया है और शाम 4 बजे का ये जो प्लान है 20 तारीख का आपके सामने स्क्रीन पर है। एक दिन पहले सरकारी मुलाजमीन ने श्रीनगर में डीए की ज़ेर इल्तवा किस्तों की अजराई और दीगर मसाइल के साथ एहतजाजी मुजाहिरा करने की भी कोशिश की थी, जहां पुलिस ने मुदाखलत करके इनको हटाया था। 1 जुलाई 2024 से ये तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं मुख्तलिफ महकमों के, इसके अलावा पेंशनर्स हैं और फैमिली पेंशनर्स हैं, नज़रसानी शुदा जो डेयरनेस अलाउंसेज हैं उसको काबीना से मंजूर किए जाने का इम्कान है, क्योंकि जब एजेंडे में है तो उम्मीद की जा रही है कि इस पर मोहर लग जाएगी। सरकारी मुलाजमीन के साथ पेंशनर्स के मुतालबात इससे पूरे हो जाएंगे। डीए की किस्त जारी करने में ताख़ीर से नाराज़गी मुसलसल मुलाजमीन के तबके में है। इसके अलावा गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू में डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया DCI के उसूलों के मुताबिक स्टाफिंग पैटर्न पर 3 दर्जे के फैकल्टी ढांचे के नफाज को भी काबीना के जरिए उठाया जाएगा। और ज्यादातर डेंटल कॉलेजों ने 3 दर्जे के फैकल्टी ढांचे को नाफिज कर लिया, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स के मुकाबले में 4 दर्जे के ढांचे के आगाज से लेक्चरर्स और बाकी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस पर मोहर लगने का इम्कान है। तवक्को की जा रही है हुकूमत से कि जम्मू और श्रीनगर के डेंटल कॉलेजों में फैकल्टी को मुल्क भर के बाकी डेंटल कॉलेजेस के बराबर लाने के लिए 4 दर्जे के ढांचे को मंजूरी दे दी जाएगी और फवाइद भी हासिल होंगे। काबीना जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जरिए शुरू की गए इंतखाबी अमल में या जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, अहम इस्लाहात पर भी गौर करेगी। इस्लाहात का ताल्लुक जो पोस्ट हैं या असामियाँ हैं उसके हवाले से एक तो जो ज़बानी टेस्ट है, इंटरव्यू है, वाइवा वॉइस है, इसके इनेकाद से है जो तनख्वाह की सतह में 6 लेवल में आती है और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने भी इसकी सिफारिश पहले की थी, तो उस ताल्लुक से भी इस बार पे लेवल 6 पोस्टों को इंटरव्यू से मुस्तस्ना रखने पर क्या तबादला ख्याल के बाद हतमी फैसला ले लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। एक्साइज पॉलिसी 2025 भी एजेंडे में शामिल है और इसे काबीना के जरिए उठाया जाएगा। हुकूमत की तरफ से अगले चंद दिनों में एक्साइज पॉलिसी का ऐलान किया जाना है ताकि महकमे को नए वेंडर्स के लिए काफ़ी वक्त दिया जा सके और वो अपना काम मुकर्रर मुद्दत में कर सके। फिर काबीना की मीटिंग में महकमा खजाना का एक और अहम नुकता उठाया जाएगा, जिसमें जम्मू कश्मीर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 में तरमीम शामिल है, इसको भी मंजूरी मिल सकती है। मुख्तलिफ मंसूबों, स्कीमों को बहस और इंतज़ामी मंजूरी के लिए लिया जाएगा, जिसमें कुछ पोस्टें जो इफेक्टिव भी हैं और इनमें अचन डंपिंग साइट है श्रीनगर के अंदर, जो कई बार जब माहौलियात के ताल्लुक से बात हुई तो ये साइट काफ़ी सुर्खियों में रही। श्रीनगर में 11 लाख मैट्रिक टन लेगेसी वेस्ट के बायोमेट्रिक बायोरिडेप्शन के जरिए डंप साइट का तदराक भी इसमें शामिल है। इसके तखमीना लागत 60.5 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 14th फाइनेंस कमीशन से 33 करोड़ रुपए और स्वच्छ भारत मिशन से जो तकरीबन 27.50 करोड़ रुपए बनते हैं। इसके अलावा इतलात के मुताबिक श्रीनगर के चंटकल और गांव कदल इलाकों में 6,445.68 लाख रुपए नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के तहत
जिसकी तखमीना लागत से दरिया जहलम की जो आलूदगी में कमी करने की कोशिश और तहफ़्फ़ुज़ का मंसूबा है, इंतज़ामी मंजूरी के लिए काबीना में दर्ज है और इस पर भी तफसीली तबादला ख्याल के बाद मोहर लग सकती है। कटरा शहर के अंदर जम्मू में 92.10 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से दरियाए बाणगंगा को आलूदगी से पाक रखने के लिए जो मंसूबा है, तहफ़्फ़ुज़ है और नेशनल रिवर के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे के तहत भी काबीना की तरफ से इंतज़ामी मंजूरी के लिए मामला उठाया जाएगा। इसके अलावा SMHS अस्पताल श्रीनगर में इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर के लिए नए अस्पताल ब्लॉक की तामीर को इंतज़ामी मंजूरी के लिए काबीना के इजलास में इस बार जो आइटम्स हैं उनमें रखा गया है। ज़्यादातर तजावीज़ को मंजूरी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजना पड़ता है और एजेंडे के अलावा काबीना मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो मुकन्नका का बजट है वो इजलास बुलाने की तारीख भी तजवीज़ करेगी, वो भी देखने वाली बात हो। लेकिन अभी बहुत सारे मामलात हैं जिसमें हुकूमत की तरफ से कुछ वादे किए गए हैं, तो अब देखेंगे आप फ़ेब या मार्च में जाकर आइंदा जब इजलास होगा काबीना का तो मुमकिन तौर पर वहाँ भी बड़े फैसले होंगे। लेकिन पीर को किन किन मामलात पर किन पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा वो 10 से 11 पॉइंट आपके सामने हमने रख दिए हैं। ये तो एक तरफ की बात, लेकिन साथ साथ ये बताना भी ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर तैयारियां रिपब्लिक डे के हवाले से भी चल रही हैं और आप सब जानते हैं कि 26 जनवरी के हवाले से सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करती है, फ़ौज, पुलिस और दीगर एजेंसियां अपना काम करती है और इन सब के बीच में बाज़ाब्ता तौर पर सरकार की जानिब से जहां पर 40 बड़े अफसरान को जिम्मेदारियां दी गई हैं कि तकारीब का अहसन इनेकाद हो सके। लेकिन मरकज़ी तकरीब जम्मू के अंदर मौलाना आज़ाद मेमोरियल स्टेडियम में मुनक्किद होनी है और इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर स्केड्यूल सामने आ गया है। ज़हूर आपके सामने मुकम्मल तफसीलात रखेंगे कि MA स्टेडियम के अलावा दीगर अहम तरीन मकामात पर भी तकारीब होनी है और ये एक तवील मुद्दत के बाद पहला इस तरह का प्रोग्राम होगा 26 जनवरी को, जब 4 DDC चेयरपर्सन्स नहीं बल्कि काबीना के वुज़रा वहां पर परचम कुशाई करेंगे। ज़हूर बिल्कुल, यौम जमहूरिया की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि 76वां यौम जमहूरिया के हवाले से तैयारियां जो है वो ज़ोर शोर से जारी है और इस हवाले से 40 अफसरान को तैनात किया गया है ताकि ये जो यौम जमहूरिया की तकरीब है इसको खुश उसलूबी के साथ अंजाम दिया जाए। इस हवाले से इनको जिम्मेदारी दी गई है कि ये इस हवाले से तैयारियां करें। साथ ही साथ जम्मू से लेकर श्रीनगर तक सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जब हम तकरीब की बात करते हैं तो कौन साहब कहाँ से सलामी लेंगे या तिरंगा लहराएंगे, इसको भी इसके लिए फाइनल हुआ है। और आपको बता दें कि इस हवाले से जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी और मरकज़ी तकरीब MA स्टेडियम जम्मू में मुनक़्क़द होगी, जहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वो परेड पर सलामी लेंगे, साथ ही साथ तिरंगा लहराएंगे। लेकिन इसी तकरीब में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम जो सूबाई इंतज़ामिया है उनको हिदायत दी गई है कि वो इस हवाले से तैयारियां करें। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी श्रीनगर में जो तकरीब मुनक़्क़द होगी वहाँ पर वो उसमें परेड पर सलामी लेंगे और साथ ही साथ तिरंगा भी लहराएंगे। इनके अलावा जो काबीना वज़ीर, क्योंकि 4 ऐसे अजला है जहाँ पर DDCs के बजाय वहाँ पर जो काबीनी वज़रा है वो तिरंगा लहराएंगे और परेड पर सलामी लेंगे। सकीनो इतू साहिबा अनंतनाग जो है हेडक्वार्टर पर परेड पर सलामी लेंगे। इसके अलावा जो दीगर वज़रा है, जावेद अहमद राना ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर परेड पर सलामी लेंगे और तिरंगा लहराएंगे। इनके अलावा सतीश शर्मा ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में तिरंगा लहराएंगे और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जो जावेद अहमद डार है वो बारामुल्ला हेडक्वार्टर पर तिरंगा लहराएंगे और परेड पर सलामी लेंगे। इसके अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी किया गया है और तमाम इन अजला को छोड़ के अनंतनाग, बारामुल्ला, उधमपुर, कठुआ, बाकी तमाम अजला पर जो DDC साहिबान हैं वो परेड पर सलामी लेंगे और तिरंगा लहराएंगे। और इनके अलावा जो SDMs है या तहसीलदार है वो भी अपने अपने हेडक्वार्टर पर यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक़्क़द करेंगे और वहाँ पर तिरंगा लहराएंगे। इसके अलावा 40 अफसरान को इसके लिए तैनात किया गया है ताकि जो 76वां यौम जमहूरिया है की तकरीब है वो खुश उसलूबी से अंजाम हो। इस हवाले से उनको ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो इस हवाले से तैयारियां शुरू करें। साथ ही साथ सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो जम्मू से लेकर श्रीनगर और बाकी
जो सरहदी अजला है वहाँ पर सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। कई जगहों पर सिक्योरिटी फोर्स के नाके लगा दिए गए हैं। हर आने जाने वाली या ख़ासकर जो मशकूक अफराद हैं उनकी तलाशी ली जा रही है। CCTVs कैमरे नस्ब किए गए हैं ताकि ये जो तकरीब है यौम जमहूरिया की वो खुश उसलूबी के साथ अंजाम हो। ख़ासकर मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी इर्द गिर्द स्टेडियम के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं ताकि ये जो अहम तकरीब है 26 जनवरी को मुनक़्क़द होने वाली है ये खुश उसलूबी के साथ अंजाम पाए। चलिए ये तो बात थी आपके सामने जहां 26 तारीख के हवाले से प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे। इसके लिए प्लान तरतीब दे दिया गया है। एक ही तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर होंगे और चीफ मिनिस्टर स्पेशल गेस्ट की हैसियत से वहां पर मौजूद रहेंगे, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर परचम कुशाई करेंगे और परेड की सलामी भी लेंगे। आज एक और अहम तरीन प्रोग्राम 12:30 बजे के आसपास है और ज़रा अपडेट आपको करते चलें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस प्रोग्राम का दिल्ली से हिस्सा बनने जा रहे हैं और प्रॉपर्टी कार्ड तकसीम करने का जो प्रोग्राम है उसके लिए 12 रियासतों और यूटीज़ में, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल हैं, 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी प्रॉपर्टी कार्ड तकसीम करेंगे। मुस्तफ़ीद जो शहरी हैं या जिन लोगों को बराह रास्त स्कीम से फ़ायदा मिलना है उनके साथ बराह रास्त बातचीत भी होगी, या फिर जो बेनिफिशरीज़ हैं उनसे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए तबादला ख्याल भी किया जाएगा। और मरकज़ी वज़ीर कठुआ के अंदर जम्मू कश्मीर में एक अहम तरीन तकरीब जब मुनक़्क़िद होगी तो वहाँ पर भी मौजूद रहने वाले हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से आज के इस प्रोग्राम में 12:30 का वक्त रखा गया है और 18 जनवरी यानी दोपहर 12:30 अमली तौर पर नई दिल्ली से एक तकरीब के जरिए 10 रियासतों और 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों बशमूल जम्मू कश्मीर में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड देही इलाकों के लोगों के हवाले करेंगे। इसमें चूँकि PM स्वामित्व योजना है जिसके तहत 10 रियासतों और 2 यूटीज़ को शामिल किया गया है। 237 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 52,455 देहाती हैं। कुल 65 लाख प्रॉपर्टी इन शहरियों में तकसीम होंगे और वज़ीर आज़म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मुस्तफ़ीदीन से बातचीत भी करेंगे। प्रॉपर्टी कार्ड की तकसीम का जो असल मकसद है 27 दिसंबर 2024 को ये तकरीब होनी थी, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल के बाद कौमी सोग का ऐलान किया गया था, इस वजह से इस तकरीब को मौखर किया गया था। अब 18 जनवरी यानी आज हफ्ते के दिन ये प्रोग्राम जो रीशेड्यूलिंग हुई थी उसके हिसाब से काम होगा। स्वामित्व पंचायती राज की वजारत एक मरकजी सेक्टर स्कीम है, पंचायती राज वजारत इसको चलाती है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन के पार्सल की जो नक्शा बनाना हो वो तैयार करने के बाद कानूनी मिल्कियत कार्ड या प्रॉपर्टी कार्ड जिसको आप कहते हैं टाइटल डेड, वो जारी करने के साथ बाज़ाब्ता ज़मीन के मालिकाना हुकूक का कार्ड फराहम हुकूमत की जानिब से किया जाता है और स्कीम देही मनसूबाबंदी और जायदाद से मुतल्लिक तनाज़ात को ख़त्म करने या कम करने के लिए बहुत बेहतरीन करार दी जाती है, इसमें मददगार साबित हुई है। और शहरी इलाकों में भारत के अंदर शहरियों को कर्ज लेने, दीगर माली फ़वाइद के लिए जायदाद को बतौर मालियाती असासा इस्तेमाल करने के काबिल बनाकर इस कार्ड से इस्तेकाम में लाया जा सकेगा और इससे प्रॉपर्टी टैक्स के तयन में भी मदद मिलेगी जो बराह रास्त रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में GPs को जमा हो जाएगा जहां इसे मुंतकिल किया जाएगा, वरना रियासती ख़जाने में चूँकि इससे इजाफा होना है ये भी साफ़ है। इस स्कीम का मकसद GIS नक्शों का इस्तेमाल करके शहरियों को बाख्तियार इस मामले में बनाना है कि अपनी ज़मीन के मालिकाना हुकूक जो तनाज़ात कहीं पर अगर खड़े होते हैं विद इन फैमिलीज़ बाद में परेशानियाँ होती है वो दूर की जा सके। इसके अलावा देही आबादी में जायदाद की वाज़े मलकियत के क़याम के लिए एक इस्लाही कदम के तौर पर यह करार दिया जा रहा। मुल्क में तकरीबन 6.62 लाख गाँव में जिन्हें आखिरकार इस स्कीम में शामिल किया जाएगा। मंसूबा सरकार का है और ये टारगेट भी रखा गया है। इक्तसादी तौर पर जो कमज़ोर तबके EWS है, कम आमदनी वाले ग्रुप हैं, LIGs जो हैं या दरमियानी आमदनी वाले जिनको MIGs कहा जाता है, इस ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखने वाले जो घराने हैं दिल तरतीब 3, 6 और 9 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी जिनको है स्वामित्व स्कीम के तहत उनको फ़ायदा हासिल होगा। चलिए ये थी जो आज के दिन तकरीब होने उस वाले से बात, लेकिन बात तो और एक पॉलिसी के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि एक बड़ी आबादी या मुस्तहिक आबादी है उसको इस पॉलिसी से महरूम रखा गया है। सरकारी इंश्योरेंस पॉलिसी से जम्मू कश्मीर के लोगों को महरूम रखा गया है और बड़ी एक तादाद है लोगों की मुस्तहिक अफराद की जिनको इस इंश्योरेंस पॉलिसी से जो है महरूम रखा गया है। और इस हवाले से बात करें तो आपको बता दें कि वादी में तकरीबन 15 लाख मुस्तहिक लोग हैं जो
इस पॉलिसी के हकदार है लेकिन महरूम रखा गया है। और इस तरह जम्मू की बात करें तो जम्मू में 10 लाख यानी 1 मिलियन पॉपुलेशन है जो इस स्कीम के मुस्तहिक थे लेकिन उन्हें महरूम रखा गया है। जम्मू कश्मीर के 8 अजला की निस्फ मुस्तहिक आबादी कुदरती और हादसाती अमवात के लिए सरकारी बीमा पॉलिसियों से इन्हें इस हक से महरूम रखा गया है। और इंतजामिया का दावा है कि श्रीनगर जिला की 18,55,000 की आबादी को वज़ीर-ए-आज़म जीवन ज्योति योजना और वज़ीर-ए-आज़म सुरक्षा बीमा योजना के दायरे में लाया गया है। लेकिन एदाद शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर के जो ये पॉलिसी है इंश्योरेंस स्कीम के तहत मजमूई तौर पर 57,24,898 नफूस आते हैं। तमाम गुज़िश्ता साल अक्टूबर के आखिर तक 30,83,482 लोग हैं। तहम इनको इस दायरे में लाया गया, लेकिन अभी भी एक बड़ी आबादी मुस्तहिक लोगों की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है इनसे उनको महरूम रखा गया। इस पर मजीद बातचीत करेंगे। सीधा आपको श्रीनगर लिए चलेंगे। गुलिस्तान नुमाइंदा इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा जो सरकारी इंश्योरेंस पॉलिसियाँ है, एक बड़ी तादाद है जम्मू कश्मीर की, खासकर जम्मू सूबे की भी जब हम बात करते हैं या कश्मीर सूबे की, लेकिन इनको इससे इनको महरूम रखा गया है। क्या वजूहात है कि इनको इस दायरे में नहीं लाया गया है या इनको इसका फ़ायदा नहीं पहुंचा है? जम्मू कश्मीर में चूंकि एक तो आ गई आयुष्मान भारत स्कीम आप, जिसके तहत लाखों लोग इस वक्त मुस्तफ़ीद हुए हैं, जिनकी तस्दीक खुद अथॉरिटीज़ करती रही हैं या की गई है। लेकिन मुतद्दिद ऐसे लोग हैं दोनों प्रोविंसेस के अंदर आज के वक्त में भी आप देखेंगे, जिसमें कश्मीर जम्मू के मुकाबले ज़्यादा बनता है, 15 लाख के आसपास। जम्मू में 10 लाख लोग ऐसे शहरी हैं या ऐसे लोग हैं या शहरी कह लीजिए, सरकारी इंश्योरेंस पॉलिसियों से मुख्तलिफ ज़ुमरों में आते हैं लेकिन इससे महरूम है। इमरान नाइक को हमारे साथ फ़ोन लाइन पे। इमरान, मज़ीद क्या तफसीलात इस हवाले से हैं? बहुत सारी ऐसी स्कीमें जहां पर या तो नेचुरल डेथ्स के बाद कई लोगों को शायद उनके अहले खाना को इन स्कीम से फ़ायदा या इंश्योरेंस से फ़ायदा मिलना चाहिए था, या फिर ऐसे लोग जो हादसात का शिकार होते हैं, जान चली जाती है लेकिन उनके पसमानदान को किसी तरीके से मदद नहीं मिली है। 8 अजला के अंदर 50% के आसपास लोग जो दायरे से बाहर हैं, 30 लाख प्लस लोग जिनको दायरे में लाया गया है। क्या ये कैटेगरीज हैं, मुख्तलिफ ज़ुमरे हैं जिनमें लोग अभी मुस्तफ़ीद तो हुए लेकिन एक बड़ी आबादी है जो आउट ऑफ द सर्कल है, जिसको अभी टच किया जाना बाकी है? देखिए आसिफ साहब, पहली बात यह है कि जो ये 2 स्कीम्स जिसका आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, यानी ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स। और इन स्कीम्स का मकसद कम आमदनी वाले तबके को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और जिंदगी के गैर मुतवक्का हालात में उनकी मदद करना है। ताहम जम्मू कश्मीर में लाखों अहल अफराद अभी भी इन स्कीमों से या इन सहूलियतों से महरूम है। जिस तरह से आपने भी कहा, एक बहुत बड़ा फिगर है ऑफिशियल्स का, जिसकी वजह से हम समझ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हुकूमती इंश्योरेंस पॉलिसियों से लाखों लोग जो है वो या लाखों अफराद जो है वो महरूम है। जम्मू कश्मीर के 8 अजला में आधी अहल आबादी यानी कि एक हाफ पॉपुलेशन हुकूमती इंश्योरेंस स्कीमों से महरूम है, जिनमें कुदरती और हादसाती अमवात के लिए इंश्योरेंस शामिल है। इंतजामिया का दावा है कि श्रीनगर जिले की 18.55 लाख आबादी को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी कि PMJJBY और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के दायरे में लाया गया है। लेकिन सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मजमूई तौर पर 57.24 लाख अफराद को इन स्कीम के तहत इंश्योरेंस फराहम किया गया है। ताहम पिछले साल अक्टूबर के आखिर तक 30.83 लाख अफराद को शामिल किया गया है, जबकि 26.41 लाख अहल अफराद अभी भी इन स्कीमों से महरूम है। अगर हम महकमा जो हमारा इकोनॉमी एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक वादी में 27.64 लाख अफराद इन स्कीमों से मुस्तफीद हैं, जबकि 15.47 लाख अफराद अब तक इन स्कीमों से बाहर हैं। जम्मू सूबे की बात करें, 29.60 लाख अहल अफराद यानी कि जो डिजर्विंग लोग हैं, इन अफराद में से सिर्फ 10.93 लाख अफराद अभी तक इंश्योरेंस के दायरे में नहीं आए हैं।
और थोड़ा सा मुख्तलिफ अजला की सूरत हाल देखे, जैसे बडगाम 3,85,178 अफराद में से सिर्फ अभी तक 60,000। बिल्कुल इमरान, ये जिस तरह से आपने एदाद शुमार बताए, अगरचे कई लोगों को फ़ायदा हुआ है, लेकिन एक बड़ी आबादी अभी भी है जो फ़िलहाल इससे महरूम है। तो वजूहात क्या है, क्या वजह है कि उनको इससे महरूम रखा गया है? देखिए ज़हूर साहब, मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है, इसका बेहतर जवाब जो है हुकूमती इदारे देख सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अरसे से जो जम्मू कश्मीर में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं थी, यहाँ ब्यूरोक्रेटिक रूल था, और जिस तरह से आम लोगों की ये शिकायत है, और मुबस्सरीन या सियासी तज्जिया निगार या जो जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं जो इन हुकूमती स्कीमों पर काम करते हैं, उनका भी ये मानना है कि ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में शायद इन चीजों को बालाई ताक रखा गया है। और दूसरा ये कि जिस तरीके से सिंसियरली काम करने की जरूरत है सरकारी इदारों को, शायद उस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में जो है वो कोताही बरत रहे, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये जो अहम स्कीमें हैं, जो इंश्योरेंस स्कीम्स है, इनसे जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन जो अभी है, जो डिजर्विंग है, वो अभी इन स्कीमों का फायदा नहीं उठा सके। और इसके लिए एक, जिस तरह से गवर्नमेंट ने कहा था कि जो गरीब लोग हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, वहां तक पहुंचने की जरूरत है। और इसके लिए सिंपल सा ये है कि लोगों को अवेयर करने की जरूरत है, गरीब लोगों को अवेयर करने की जरूरत है, सो दैट वो इन स्कीमों का फायदा उठा सके। लेकिन जो हमें स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, जो हमें एदाद शुमार बता रहे हैं, सरकारी एदाद शुमार, तो बज़ाहिर इससे महसूस हो रहा है या इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इन इदारों की तरफ से, हुकूमती इदारों की तरफ से ना तो कोई अवेयरनेस कैंपेन की गई है, और ना ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंसर्न अथॉरिटीज या कंसर्न जो महकमे हैं उनको हायर ऑफिशियल्स की तरफ से या हायर अथॉरिटीज की तरफ से इस तरीके की हिदायत दी गई, सो दैट कि वो उन इलाकों तक पहुंचे जहां पे वो लोग रहते हैं जो इन स्कीमों के दायरे में या इन स्कीमों के मुस्तहिक हैं। लेकिन फिलहाल अभी चूंकि 2-3 महीने नई हुकूमत को बने हैं, हम उम्मीद जाहिर करेंगे और आवाम सिर्फ इसी उम्मीद पे खड़ी है कि नई उम्र अब्दुल्ला वाली जो सरकार है, जितनी भी चाहे वो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है या स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है इन इंश्योरेंस स्कीम्स के बगैर भी, जिनके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, यहाँ की गवर्नमेंट की है, जो गरीब लोगों के लिए जो है लॉन्च की गई है, यहाँ पे बनाई गई है। लेकिन अभी भी लाखों हजारों लोग जो है वो अभी इन स्कीमों से महरूम। तो दूसरी बात है, अभी अवेयर ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है ये स्कीम्स बेसिकली क्या है। तो इसके लिए हुकूमत को सख्त इकदाम उठाने की जरूरत है, खासकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल्स पे, पंचायत लेवल पे, सो दैट जो मुस्तहिक तभी शहरियों तक शायद पहुंचा जा सकता है। इमरान नाइक को बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। वो स्कीमें जो जम्मू कश्मीर के अंदर निस्फ आबादी जिससे फ़ायदा उठा रही है और निस्फ आबादी बाहर है, ऐसा नहीं कि शायद जानबूझकर इनको छोड़ा गया हो, बल्कि मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहां पर आज के वक्त में भी बेदारी प्रोग्राम या कैंप मुनक्किद करने की ज़रूरत है, ताकि वक्ती तौर पर तमाम लोगों को उस दायरे में लाया जा सके जहां कम से कम सरकार ने अगर शहरियों के लिए स्कीम बनाई है, उनकी राहत के लिए, उनकी आसानी के लिए, वो लोग उससे बाहर ना रहें, किसी वजह से ना छूट जाएं। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फ़ौरन लौटेंगे एक और मौजू के साथ।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं। थोड़ी देर में आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, तो 9:40 के आसपास आज हमारी कोशिश रहेगी कि आपको अर्ली ज़रा आपकी कॉल्स ली जाएं। गुज़श्ता कुछ दिनों से हम कॉल्स नहीं ले सके हैं, तो 40 के आसपास आप कॉल करना शुरू करें। चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और खबरें हैं जो आपके सामने रखना या आपको बताना हम मुनासिब समझते हैं। खबर ज़रा उस इलाके की जिसको आप बलूल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और एक तवील मुद्दत से इस इलाके पर इसलिए भी नज़र थी क्योंकि सांबा का एक ऐसा इंडस्ट्रियल इलाका या सांबा के अंदर इंडस्ट्रियल हब भी बनाने की कोशिशों के बीच इंतजामिया ने जो इंक्रोचमेंट थी वो भी हटाने की मुसलसल कोशिश की, लेकिन आज के वक्त में भी बलूल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पिछले कई सालों से काम होने के बावजूद भी मुकम्मल तौर पर इसे काबिजीन से आज़ाद कराने में इंतजामिया नाकाम रही, और सिर्फ 50% के आसपास जो ज़मीन है या जो लैंड है वो इस वक्त काम या अमली तौर पर जिस पर काम हुआ है, लेकिन बाकी पूरा एरिया जहां पर अभी भी अतिक्रमण मुकम्मल तौर पर नहीं हटाया जा सका। 2017 के आसपास कई लोगों को इनवाइट किया गया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 के बाद कि आप लैंड जिनको अलॉट भी करनी थी सिडको इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बलूल में, 150 के आसपास लोग जिन्होंने ये दिलचस्पी जाहिर की, इंटरेस्ट दिखाया कि वो अपने यूनिट्स कायम करना चाहते हैं, और 350 कनाल के आसपास ज़मीन जो है वो एडवांस पेमेंट्स देने के बावजूद भी इन लोगों को जो 50% के आसपास हैं उनमें तो शामिल है, लेकिन बाकी लोग इस इलाके की तरफ सूरत हाल को देखकर नहीं आ रहे हैं। आज के वक्त में भी लगातार रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से भी खबर यह है कि सिडको और आसपास के इलाकों में और सरकारी ज़राए इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ लैंड या इन कामों में बड़ा मुश्किल हो रहा है। सिर्फ कुछ लोगों की तरफ से ही जिन्होंने पैसा दिया, और कुछ को ही अभी तक इसमें बड़ी ब्राह्मणा के अंदर या सांबा के अंदर ये जो इम्पोर्टेंट बलूल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर जगह मिली, लैंड अलॉट हुई और अपना काम मुकम्मल कर सके। और 100 के आसपास लोग ऐसे हैं जिन्होंने एप्लीकेशंस दी हैं, पैसा भरा है, लेकिन लैंड अलॉटमेंट के लिए वो इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी है कंसर्न अथॉरिटीज़ से, लेकिन एडवांस पेमेंट के बावजूद भी इन लोगों को अभी तक सरकार ने ये जो लैंड अलॉटमेंट वाला मसला था हल नहीं किया है। शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा, 150 प्लस लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, सरकार कह रही कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी के मुताबिक काम होगा, लेकिन अगर जिस हिसाब से बलूल के अंदर काम चला है, अगर ऐसे चलता रहा तो बहुत सारे लोग जिनने ऑलरेडी एप्लीकेशंस दी हैं वो भी शायद वापस ले। ये डिले प्रोसेस जो देखा जा रहा है, इसकी एक्चुअल वजह या रीजन या कारण क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने कहा कि 100 से भी ज्यादा ऐसे यानी कि 150 लोगों ने जो है वो इसमें रुचि दिखाई थी 350 कैनाल भूमि में, और उन्हें जो है वो एडवांस पेमेंट भी उनको जो है वो डिपॉजिट करवाई गई थी अगेंस्ट पेमेंट लैंड प्रीमियम में। देखिए सोर्सेज के हवाले से अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से ये कहा गया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो सीडीको को लैंड ट्रांसफर करने में देरी हुई, जिसके चलते यहाँ पर जो है यानी कि कुछ लोगों को जो है पिछले साल ही लैंड जो है वो ट्रांसफर की गई, और कुछ लोगों को जो है यानी कि एप्लीकेंट को जो है वो भूमि सौंपी गई। देखिए 50% लैंड ऐसी है जो कि अनक्रोचमेंट के अंडर है, यानी कि अभी भी जो है वहाँ पर जो कब्जाधारी है वो कब्जा करके वहाँ पर बैठे हुए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा प्रयास किया गया, वहाँ पर जो है जिला प्रशासन के द्वारा जो है वो अतिक्रमण हटाने की कोशिश की गई। हालांकि देखिए जब अतिक्रमण हटाने के लिए वहाँ पर जो है वो पहुंचे तो जेसीबी को भी क्षतिग्रस्त किया गया, और साथ ही साथ लोगों के द्वारा भी वहाँ पर जो है विरोध किया गया। जिस प्रकार से आपने कहा कि 100 से भी ज्यादा एप्लीकेंट्स इस समय जो है वो दर-बदर ठोकरें खा रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे पर भी पहुंचे, लेकिन उन्हें बस आश्वासन ही दिया गया। इसी बीच देखिए जो लीज डीड है और जो प्री रजिस्ट्रेशन है उसकी समय सीमा भी समाप्त हो गई है, और अब दोबारा से जो है वो सीडीको को जो है वो नए से नई शुरुआत करनी होगी। और उसके बाद जिस प्रकार से आपको बता दें कि इस समय देखिए एक जो सीडीको जब दोबारा से शुरुआत करेगा, जो कमेटी गठित की गई है उसको प्रस्ताव देगा, जो हेडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ऑफ द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट उसको प्रस्ताव देगा। प्रस्ताव देने के बाद जो है वो हायर अथॉरिटीज उसको अप्रूव करेगी। यहाँ पे दो चीजें देखने को मिल रही है, एक
दूसरे पे इल्जाम लगाया जा रहा है। देखिए, सांबा जिला प्रशासन के जब एक अधिकारी से बातचीत हुई तो ये पता चला कि उन्होंने ये कहा कि पिछले साल के अतिक्रमण विरोध अभियान के दौरान जो है वो वापस ली गई भूमि को सिडको द्वारा सीमे पर संरक्षित नहीं किया गया, जिसके चलते ये परेशानी जो है वो देखने को मिली। और दूसरा यहाँ पर जो है वो सिडको द्वारा ये कहा जा रहा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो जमीन को फ्री नहीं किया गया, फ्री लैंड नहीं दी गई, जिसके चलते ये परेशानी अब आ रही है। तो अब दोबारा से जो है वो प्रक्रिया को शुरू करना होगा, क्योंकि दोनों यहाँ पर जो है वो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही है, दोनों एक दूसरे पर जो है यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक के द्वारा काम नहीं किया गया, दूसरे के द्वारा काम नहीं किया गया। तो अब दोबारा से ये प्रक्रिया जो है वो शुरू करनी होगी, जिसमें काफी समय जो है वो लगेगा। क्या अथॉरिटीज का कोई टेक है कि ये 50% के आसपास, ये जो एडवांस प्रीमियर लेने के बाद भी कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है और 50% के आसपास एनक्रोचमेंट हटाना बाकी है, कोई एनक्रोचमेंट के खिलाफ कोई ड्राइव, कोई कैंपेन अभी चल रही है या अभी इंतजार उस तरफ से भी हो रहा है? देखिए, इसको लेकर सांबा जिले के प्रशासन से जब बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और फिर उसके बाद जो है वो आगे का स्टेप जो है वो लिया जाएगा। क्योंकि जब वहां पर जिला प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे थे, अधिकारी वहां पर पहुंचे थे कब्जाधारियों से जमीन को हटाने के लिए, तो वहां पर विरोध किया गया, जेसीबी को क्षतिग्रस्त किया गया। तो एक रणनीति को फिलहाल जो है वो तैयार किया जाएगा और अगला कदम जो है वो रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। शिल्पा शर्मा हमारे साथ थी। और एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक बड़ा मंसूबा जिस पर आज के वक्त में काम चल रहा है यूनियन टेरिटरी के अंदर, लेकिन कुल अराजी का तकरीबन 50% हिस्सा तजावुजात की जद में है। एडवांस प्रीमियम के बाद भी कब्जे को हटाने में मुकम्मल तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट या कंसर्न अथॉरिटीज़ नाकाम रही हैं और यही नतीजा है कि जिन लोगों ने अपने यूनिट्स कायम करने थे, कोई बिजनेस, कोई तिजारत शुरू करना था, वो काम भी आगे नहीं बढ़ सका है। इससे पहले हम कश्मीर यूनिवर्सिटी वाली खबर पे जाएं, आपको ज़रा कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि हर ज़िले के अंदर, हर ब्लॉक से, हर पंचायत से और शहरी इलाकों से सबसे ज़्यादा ज़हूर इन दिनों आवारा कुत्तों के खौफ की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। पिछले दिनों हमने एक वीडियो लाल चौक का आपको बताया कि कुत्तों ने एक आम शहरी को घेर कर रखा था और वो नौजवान जो उस इलाके के अंदर फंसा तो उस नौजवान ने एक पोल पर पनाह ली जाकर, वहाँ उसके ऊपर चढ़ा और बाद में एक गाड़ी आती है, वहाँ से उसको उस गाड़ी में वो दूसरा शहरी बचाने के लिए आता है। ये हालत शहर के अंदर लाल चौक में थी। रावलपुरा की तस्वीरें भी ज़रा आपको दिखाते हैं। स्ट्रे डॉग्स ने या आवारा कुत्तों ने इस इलाके के अंदर क्या तबाही मचा रखी है। रात के वक्त या दिन का वक्त हो, 24 घंटे ऐसी सूरत हाल है। और ये तस्वीरें रावलपुरा की हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक रावलपुरा और मुलाका इलाकों में इंतज़ामिया की भी नाकामी यह है कि आलूदगी इतनी ज़्यादा, गंदगी और गलाजत के अंबार बस्तियों के आसपास लगना, इसका असल सबब है कि ये आवारा कुत्ते जो इस इलाके से हटाना शायद इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत अथॉरिटीज़ के सामने बन गया है। रावलपुरा ही नहीं बल्कि शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों की यही सूरत हाल है। और जो मकामी शहरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है वो भी इसमें बता रहा है आवारा कुत्तों की भरमार या एक बड़ी तादाद आपको इस इलाके में नजर आ रही है। और पैदल चलना क्या इतना आसान है, यह आप इस बात से अंदाज़ा लगाइएगा। ये तस्वीरें शहर के अंदरूनी हिस्सों की हैं और बदकिस्मती इस बात की है कि गंदगी को हटाकर इन इलाकों में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की जब बात होती है तो फिर शायद वो दावे सिर्फ शराब साबित होते हैं। और इतना ही नहीं, वो तमाम लोग, अब जब इन कुत्तों पर कार्रवाई भी की जाएगी, वो जो नसबंदी का एक प्रोसेस भी चलता है, अथॉरिटीज़ इस पर खामोश है कि दिन में कितने कुत्तों की नसबंदी हो रही है, कितने कुत्ते आप शहर से उठा रहे हैं। आज के वक्त में हमारे पास कॉरपोरेशंस भी नहीं हैं, जो मकामी शहरी या बल्दियाती इदारों के अंदर जो जिम्मेदारान थे वो नहीं हैं। ऐसे में अथॉरिटीज़ ने जो अपने पास काम ले रखा है वो क्या कर रही हैं और कितना काम हो रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है। फिर जब हम इस तरह की खबर कोई दिखाते हैं तो वो लोग जो नाम नहाद समाजी कारकुनान हैं और ऐसे लोग जो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट कहलाते हैं, जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं, उन लोगों की भी आंखें ज़रा खुलनी चाहिए। अगर कहीं किसी कुत्ते को तकलीफ़ होती है, हटाया जाता है, भगाया जाता है, तो कहते हैं कि शहरियों की हिफाजत के लिए जानवरों को तकलीफ़ आप पहुंचा रहे हैं, अदालतों तक पहुंच जाते हैं। कई NGOs इसके लिए काम करती हैं। काम आप ठीक कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन इंसानों की जानें कीमती नहीं है। इसका जवाब कौन तलाशेगा? क्या इतनी हिम्मत उन NGOs में, उन इदारों में, उन एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट में है कि वो यही सवाल अथॉरिटीज़ से, जिम्मेदारान से पूछे कि भाई साहब कुत्ते भी बच जाएं, इनको यहाँ बाहिफाजत आप इस इलाके से उठाएं, सफाई का भी आप ख्याल रखिएगा और शहरी भी रात के वक्त में पैदल चल सके। अगर लॉ एंड ऑर्डर सही है
लॉ एंड ऑर्डर अच्छी होने के बावजूद भी कुत्तों के खौफ से कोई शहर में नहीं चल सकता, तो फिर किसके पास क्या जवाब होगा, ये उन लोगों को सोचना पड़ेगा। एनिमल राइट्स की बात करना बिल्कुल अच्छी है, हम भी इसके हक में हैं, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, लेकिन शहरियों के हुकूक की, उनके राइट्स की, उनके अधिकारों की बात कौन करेगा? और इस सवाल का जवाब भी ज़रा तलाशिएगा। वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ इदारों या NGOs के साथ वाबस्ता है, मुंसलिक है, उनको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि कल को जो परेशानियां होती है। अभी पिछले हफ्ते का ज़हूर वाक़या है, बिल्कुल बडगाम के अंदर 1 दर्जन के करीब शहरी आवारा कुत्तों ने जख्मी कर दिए। अब इसका जवाब किसी ने कोई नहीं दिया। थाना मंडी के अंदर 3 रोज़ पहले एक बच्ची की जान चली गई, स्कूल से वापस जाते हुए दूसरी बच्ची जख्मी हुई, आवारा कुत्तों ने इसी तरीके से निशाना बनाया। और इसी तरीके से इन्हीं आवारा कुत्तों ने सैकड़ों लोगों को शहर, गांव, देहात के अंदर अब तक नुकसान पहुंचाया, शिकार बनाया। लेकिन अथॉरिटीज इसके साथ हाथ इसलिए नहीं इन कुत्तों के साथ लगा रही हैं, बच रही है, बहाने बना रही है, वो इसलिए ताकि एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट किसी तरह का कोई केस न कर दें। लेकिन शायद वो नाम नेहाद या सो कॉल्ड एक्टिविस्ट इस बात से बेखबर है कि इसी शहर के अंदर जहां पर कुत्तों की भरमार है और उनको बचाने के लिए आप अदालतों तक चले जाते हैं, अदालतों के अहकामात के बावजूद भी आप शहरियों की जान को बचाने में नाकाम साबित हुए हैं। बिल्कुल, ये रावलपुरा की तस्वीरें हैं, लेकिन रावलपुरा के साथ साथ दीगर इलाकों की जब हम बात करते हैं, ख़ासकर शुमाली कश्मीर कुपवारा हो या फिर पीर पंचाल का एरिया हो, खिते चिनाब हो, हर जगह पर हम देख रहे हैं कि इन दिनों आवारा कुत्तों की भीड़ लगी हुई होती है, जिस वजह से जो आम लोग हैं उन्हें खौफ व हिरास का सामना करना पड़ रहा है। ख़ासकर जो बच्चे हैं जिन्हें ट्यूशन जाना पड़ता है, या जो बुज़ुर्ग अफराद हैं जिन्हें सुबह सुबह मस्जिद जाना होता है, उनके हवाले से भी शिकायतें रहती है कि कुत्तों की भरमार रहती है सड़कों पर, जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ़ होती है और खौफ हिरास का माहौल एक किस्म का बनता है और घर से बाहर निकलने में जो है वो दुश्वारियाँ पैदा होती है। लेकिन सवाल इंतज़ामिया पर है, SMC हो या दीगर इंतज़ामिया हो, डिस्ट्रिक्ट या जो ब्लॉक्स, ताकि कि वो इस तरफ ध्यान दे और इक़दामात उठाए ताकि इन कुत्तों को काबू किया जा सके, ताकि जो आम लोग हैं या जो तालिब इल्म हैं उन्हें किसी किस्म की दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। इस हवाले से वो इक़दामात उठाए ताकि लोगों को किसी तरह का खौफ महसूस ना हो। आगे बढ़ते हैं, बात हमने आपके सामने रखी और ये उम्मीद करेंगे कि इंतज़ाम इस हवाले से इक़दाम उठाए। आगे बढ़ते हैं, बात कश्मीर यूनिवर्सिटी की करते हैं, क्योंकि कश्मीर यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा एजाज़ हासिल किया है और कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे आप IUST कहते हैं, उन्होंने एक एजाज़ हासिल किया है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के ज़ुमरे में 4 स्टार रेटिंग हासिल करने में कामयाब हुए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 4 स्टार रेटिंग इनको मिली है फॉस्टिंग इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की ज़ुमरे में। कश्मीर यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, क्योंकि AICTE इनोवेशन काउंसिल के अंडर आती है और एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए इन्हें 4 स्टार रैंकिंग जो है वो दी गई है। वहीं IUST जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के दायरे में आती है, उन्हें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से मुसलसल पिछले साल भी और इस साल भी वो 4 स्टार या जो 4th स्टार है वो इसको 4 स्टार रैंकिंग हासिल करने में कामयाब हुए हैं और लगातार पिछले साल भी 4 स्टार हासिल किए थे और एक बड़ी कामयाबी दोनों इदारों के लिए मरकज़ी इदारे हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में इन्होंने ये कामयाबी हासिल की है और एक अच्छी खबर, क्योंकि मरकज़ी इदारे हैं जम्मू कश्मीर के, जहाँ पर लाखों की तादाद में तालिब इल्म पढ़ाई कर रहे हैं और इनोवेशन की दुनिया में या दीगर ज़ुमरे में कामयाबी हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते हैं। और इन दोनों ने अपना लोहा मनवाया है कौमी सतह पर भी, जहाँ पर दोनों ने जो 5 में से 4 स्टार रैंकिंग हासिल किया। इस पर मज़ीद बातचीत करेंगे, श्रीनगर आपको ले चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फाजिल हमारे साथ है। इरफान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक अहम पेशरफ्त और अच्छी खबर दोनों इदारों के लिए, क्योंकि 4 स्टार रैंकिंग हासिल करने में ये कामयाब हुए हैं। कितनी बड़ी कामयाबी इन दोनों इदारों के लिए? ज़हूर और आसिफ भाई, जहां तक सबसे पहले मैं इनोवेशंस के साथ साथ आजकल के नए
टेक्निक्स को लेकर बात करूंगा तो हैट्स ऑफ गोज टू कश्मीर यूनिवर्सिटी एंड IUST बिकॉज 4-स्टार रेटिंग और साथ ही साथ इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर नो डाउट अबाउट पीपल एंड स्पेशली आजकल का जो यूथ है वो कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में बहुत आगे जा रहा है। इसके साथ साथ न बल्कि मैं कहूंगा कि खाली लड़के बल्कि मसूला जो हमारी बहनें हैं खास तौर पर वो भी आज इनोवेशन टेक्निक्स के साथ अपने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में काफी ज्यादा स्केल ऊंचा कर रही है, नए नए बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप्स डेवलपमेंट्स के साथ आगे बढ़ रही है। फिलहाल जहां तक कंट्रीब्यूशन एंड फॉस्टरिंग के हवाले से मैं बात करूंगा, ये एक जबरदस्त इनोवेशन है जिसके लिए हम उनको सलाम पेश करते हैं। खास तौर पर अगर बात करूं मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी का हमेशा NAC के हवाले से भी ग्रेड 1 रहा है। अचीवमेंट्स को लेकर जिस तरीके से हम देख रहे हैं तो ये जो अचीवमेंट्स है ये AICTE इनोवेशन काउंसिल के जरिए एकेडमिक 23-24 को लेकर बात की गई है। साथ ही साथ अगर मैं IUST को लेकर बात करूं तो उनका भी एक बेंचमार्क है, वहां से भी कई सारे ऐसे तालिब इल्म पढ़ लिख कर निकल रहे हैं और काफी इनोवेटिव आइडियाज के साथ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो इनका प्रोग्राम है खास तौर पर वो एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लेकर, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंसेक्यूटिवली मैं कहूंगा कि सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर के साथ इन्होंने अपने आप को जोड़ा है। इसके साथ साथ अगर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर बात करेंगे तो राइजिंग कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है राइजिंग के साथ आगे बढ़ रहा है और प्रोग्रेसिंग तकरीबन देखा जाए तो ओवर 4 इयर्स जो है ये अब 2nd स्टार पर पहुंच गया है करंट रेटिंग के हवाले से। यानी मैं ये कहूंगा कि जो इनकी पहली रेटिंग थी उससे ज्यादा उन्होंने जी हाँ मुकाम हासिल किया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान जी उन्होंने मुबारकबाद दी है CII की टीम को और खास तौर पे उनके एफर्ट्स को लेकर काफी अप्रिशिएट किया है और उन्हें ये भी कहा है कि वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट और इनिशिएटिव के साथ साथ जो एनकरेजमेंट है क्रिएटिविटी है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर इसी तरीके से सपोर्ट जो है उनका आगे रहेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं IUST के जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के साथ साथ जो रिकॉग्निशन एंड रोल को लेकर जिसमें उन्होंने फॉस्टरिंग स्टार्टअप्स को लेकर इनोवेशंस को लेकर बात की है तो इसका एक फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट है। JK वाइस चांसलर प्रोफेसर शेख अहमद रामसू को शकील अहमद रामसू साहब को जिस तरीके से उन्हें अपलॉड किया है एफर्ट्स को लेकर, CIED के जो डायरेक्टर है परवेज खान साहब उनको मुबारकबाद दी है और उनकी टीम को मुबारकबाद दी है क्योंकि एक साइड से अगर देखा जाए हाईलाइटिंग द इंस्टीट्यूशन इनिशिएटिव्स एंड ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग ये एक डिफरेंट सा रोल है क्योंकि कोलैबोरेशन के साथ साथ आप नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट्स अ बिग स्टार फॉर IUST एंड KU, अ ग्रेट अपलॉड एंड ग्रेट एप्रिसिएशन जिसमें आजकल का नौजवान आगे बढ़ रहा है, मेहनत से बड़ी स्टारिंग और रेटिंग के साथ आगे जा रहा है और इसका सबसे बड़ा खिताब जो है हमारी यूनिवर्सिटीज को जाता है। शुक्रिया सैयद इरफान फाजिल हमारे साथ रहने के लिए और बताने के लिए कि दोनों बड़े इदारों की क्या खिदमत रही हैं और आज के वक्त में दोनों को जब अवार्ड मिला है या दोनों को आप कह सकते हैं वो रिवॉर्ड मिला जो अब तक कोशिशें दोनों की तरफ से हो रही थी, इस पर बड़ी अच्छी खबर दोनों इदारों ने सुनी है। यहां से आगे बढ़ेंगे, आपकी कॉल्स लेंगे, आप कॉल करना शुरू करें। जब तक आपकी कॉल्स आएंगी एक खबर आपके सामने राजौरी की रखनी है क्योंकि राजौरी के अंदर तहकीकाती टीम इस वक्त डेरा लगाए हुए बैठी है और 3 मकानात ऑलरेडी सील हैं। इस हवाले से जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी इकदाम हुकूमती सतह पर किए गए हैं, उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से एक मीटिंग का इनेकाद भी अफसरान के साथ किया गया और साथ साथ सकीना इत्तू जिन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ से बात की राजौरी में पुरस्रात मामले पर अमवात के मामले पर वज़ीर आला ने सूरत हाल का जायजा अफसरान के साथ लिया और पुलिस और सिविल इंतजामिया को तहकीकात तेज करने की हिदायत मीटिंग के जरिए दी है। वज़ीर आला ने गमज़दा खानदानों से इजहार ताज़ियत किया है। हालांकि उनके दौरे को लेकर कई बातें की जा रही थी कि शायद उमर अब्दुल्ला साहब दौरा कर सकते हैं मगर इस तरह की फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है। सूबाई कमिश्नर हेल्थ अथॉरिटीज़, इसके अलावा मुतलका जो अफसरान इस वक्त कामकाज में लगे हैं तमाम लोगों से इंक्लूडिंग जो बुधल के MLA हैं जावेद चौधरी साहब, उनसे भी तफसीलात ली गई हैं उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से जो उन्होंने आज खुद मुशाहिदा सूरत हाल पर किया है। चीफ सेक्रेटरी ADGP जम्मू जोन और इसके अलावा हेल्थ मिनिस्टर खुद इस मीटिंग में हिस्सा ले रही थी, चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र थे। डायरेक्टली कनेक्ट किया गया इंतजामिया के साथ राजौरी में, वहाँ से तफसीलात आई कि इस वक्त तक तहकीकात कहाँ पहुँची है, क्या किसी को हिरासत में लेकर पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ा या नहीं। एक और बच्ची की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 16 लोगों की जान गुज़श्ता 45-46 रोज़ के अंदर चली गई है बुढ़ाल गांव के अंदर। इस सूरत हाल का जायजा लेने के बीच उमर अब्दुल्ला ने महकमा सेहत और पुलिस को तहकीकात तेज़ करने की हिदायत दी है। आपकी कॉल्स आएंगी लेकिन सकीना इत्तू को भी ज़रा सुनिएगा जिन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ऋषि खजूरिया के साथ बात की और इसी मामले पर जो अब तक 16 जाने गई हैं कुछ अहम तरीन सवालात हेल्थ मिनिस्टर J&K से पूछे।
हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इट्टू जी यहाँ पर आज मौजूद हैं, सांबा पहुंची है, लेकिन इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो राजौरी के बडाल इलाके में जो मौत का सिलसिला है वो लगातार जारी है और आज एक और मौत वहां पर वाक़या हुई है, यानी 16वीं मौत आज वहां पर हुई है। लेकिन क्या कुछ ये हालात बन रहे हैं, क्या कुछ कारण है, ये अभी तक पता नहीं चल पा रहा। इसी के ऊपर जानकारी लेंगे। मैम क्या कहेंगे, आज एक और मौत वहां पर वाक़या हुई है, क्या कहेंगे? जो हुआ राजौरी में पहले 5 लोगों की मौत हो गई बदकिस्मती से, फिर 3 लोगों की हो गई, फिर 5 और अब कल और आज जो हैं 2 लोगों की और मौत हो गई। ये बदकिस्मती जितना इसको कंडेम किया जाए वो कम है, लेकिन जो जब शुरू में ये हुआ है कि हमें लगा कि कोई वायरस तरह की बीमारी है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट ने सारे हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम्स, जो भी डॉक्टर्स थे, HODs थे, नीचे लेवल के डॉक्टर्स, उसके अलावा जो आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, उन्होंने 3,500 लोगों का पहले वहाँ हेल्थ चेकअप किया, डोर टू डोर। वो खुद गए, लोग नहीं आए। हमने कहा कि ज़्यादा भीड़ जमा नहीं करनी है कि अभी कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन 3,500 लोगों में किसी का भी कोई वायरस नहीं निकला है, कोई बीमारी नहीं निकली। उसके बाद सारे टेस्ट जो है वो टेस्ट किए गए हैं, फूड ग्रेन्स के, वाटर, बिस्किट्स, जो भी वहाँ मेडिसिन्स जो वो इस्तेमाल करते थे, उन सब के टेस्ट लिए गए, वो नेगेटिव आए। उसके बाद जो बाकी टेस्ट है हमें जम्मू GMC से किए, उसके बाद बाहर जो पुणे की लैब मानी जाती हैं वहाँ से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से और बाकी साइड से भी, वहाँ से भी टीमें आए। उन सब ने पूरा हम इस चीज़ को एग्जामिन किया है कि आखिर रीज़न क्या है। अगर कोई वायरस है, इस तरह की कोई डिज़ीज़ है, तो वो पता चल जाता अगर ये टेस्ट में से निकल जाता, लेकिन वो टेस्ट सारे नेगेटिव आए। अब उसके बाद जो है, अब पुलिस डिपार्टमेंट इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हेल्थ डिपार्टमेंट जहाँ पे उनको ज़रूरत होगी वो भी उसमें साथ साथ है, पेश है। जब पुलिस डिपार्टमेंट जो है पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगी, उसके बाद सारा कुछ जो है डिटेल्स आएंगे, उस पर फिर बात करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से उनके फैमिली मेम्बर से भी आप लगातार मुलाकात कर रहे हैं, क्या फैमिली मेम्बर्स की तरफ से कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि जिस तरह से उनके तमाम लोगों की जिस तरह से ये मौत हो रही है, कोई कुछ तो आपके साथ उन्होंने शेयर किया होगा कि क्या वजह है इसके पीछे के रहे? नहीं, देखिए, एक तो वो लोग बेचारे खुद इस वक्त जो है एक ट्रॉमा में है। वो लोग, इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, वो वहाँ पे मर गए, जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। वो बहुत खुद परेशान हैं, तो उस बारे में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अभी कर रहे हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट आएगी वो आप सबके सामने। हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कुछ इसको लेकर और संज्ञान ले रहा है ताकि हेल्थ डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी अपना काम, जो मैंने कहा है, मेडिकल चेकअप्स जो 3,500 लोग थे उनके किए गए। उसके बाद जो है इन फैमिलीज़ को पानी जो है, फूड ग्रेन्स इस्तेमाल जो हो रहे थे, वो खुद उनकी ज़ेर नज़र में रखा गया था हेल्थ डिपार्टमेंट के। उनकी मेडिसिन सारा कुछ जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट कर रहा है। जो बाकी टेस्ट थे, फूड ग्रेन्स थे या जो भी वहाँ पे पानी था या बिस्किट्स थे, उन सब के जो टेस्ट लिए गए वो सारा हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू ही हो रहा था। उसके बाद जो बाकी मेडिकल टेस्ट हुए हैं, जो बाहर भेजे गए, जो यहाँ कुछ हुए हैं, वो सारा हेल्थ डिपार्टमेंट अभी भी लगा हुआ है। जो भी करना होगा ज़रूर करेंगे। यानी कोई डिजीज़ नहीं है, कोई वायरस? डिजीज़ कोई नहीं, कोई डिजीज़ नहीं है, कोई वायरस नहीं है। सारे टेस्ट जो है नेगेटिव पाए गए। जो वाटर सैंपल्स वहाँ पे लेके उसका कोई रिपोर्ट अभी नेगेटिव, सारे नेगेटिव। शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इट्टू जी, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी है कि जो राजौरी के बडाल इलाके में मौत का सिलसिला नहीं रुक रहा है और उसी को लेकर ये जानकारी दी है कि ना ही वहाँ पर कोई वायरस है, ना ही कोई डिजीज़ है और तमाम तरह के जो फूड ग्रेन्स हैं उसका भी वहाँ पर टेस्ट किया गया है। वाटर सैंपल्स वहाँ पर लिए गए हैं। पूरे इलाके में अलग अलग जो टेस्ट वहाँ पर रहते हैं कि किस चीज़ का टेस्ट करना है, उन सभी की रिपोर्ट जो वो नेगेटिव आई है। लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट्स आने के बाद भी ये जो मौत का तांडव है वो लगातार हमें राजौरी के बडाल इलाके में देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर अभी भी संज्ञान जो है वो लिया जा रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें वहाँ पर लगातार तैनात हैं। फैमिली मेंबर से भी लगातार जो है वो चलिए, ये बात एक तरफ की थी। सीधा कॉलर्स के पास चलेंगे। कॉलर्स हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। चारों नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और एक एक करके अपनी बात रखिएगा। 10 मिनट आपके पास हैं और इन 10 मिनट्स में आपकी कॉल्स लेंगे। फर्स्ट कॉलर लाइन पर हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो हेलो, सोपोर से। जी जावेद साहब, मेरी 2 अहम बातें गौर से जरा आज गवर्नमेंट तक पहुंचाइए। नंबर 1, आज तो हुकूमत है आसिफ भाई, 2 हमारे इंस्टीट्यूशन सोपोर में अहम इंस्टीट्यूशन, एक है हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज सोपोर जी, करीबन 100 साल पुरानी हाई सेकेंडरी है, प्रिंसिपल के बगैर। हमारा जो हर हमेशा कल हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी मीटिंग ले ली रिगार्डिंग बेस मैनेजमेंट। हमारा म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर
हमारे वहां पे एग्जीक्यूटिव अफसर ही नहीं है, उसके पास एडिशनल चार्ज है करीबन 2 साल से। मुझे बताइए क्या बनेगा जिस हाल में इन दफ्तरों का इंपॉर्टेंट है दोनों इदारे, एक है स्कूल, एक है सफाई के हवाले, दोनों हेडलेस है। हमारी जरा ये आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाई, नंबर 1। नंबर 2, हमारा एक बैंक यहाँ पे है मर्केंटाइल बैंक, बहुत अच्छा ब्रांच है, करीबन पांच जगह इनकी ब्रांच चलती है, बारामूला में, कुपवारा में और सोपोर में। इलेक्शन होने वाला था, इलेक्शन की नोटिफिकेशन निकली। आसिफ भाई पता नहीं किन वजहों पर 29 तारीख को इन्होंने 18 तक इन्होंने रखे थे फॉर्म भरने के लिए, और 29 जनवरी को उसमें इलेक्शन था। पता नहीं किस किन वजहों पर कल इन्होंने चिट्ठी निकाली कि इलेक्शन की रखो ऑन होल्ड। जरा ये दो बातें, क्योंकि हमारी आवाज गुलिस्तान की आवाज हो। आपकी बात जरूर अथॉरिटीज तक पहुंचेगी और हमें इस सिलसिले में तवक्को भी है, क्योंकि बैक टू बैक मीटिंग्स इन दिनों ऑफिशियल्स की हो रही हैं और काबीना का इजलास भी है। तो काबीना का तो एजेंडा सेट है, लेकिन बाकी मीटिंग्स में ज़रूर इन मामलात पर तफसीली उफ्तो शनीद हो। सफाई के मामलात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात हैं। अब भी अगर चीज़ें ठीक ना हो तो फिर जवाबदेही किससे। नेक्स्ट कॉलर, हेलो। ने मार्च 2024 में एक स्टोरी 15 मिनट की स्टोरी की थी, एक बड़े स्कूल की रिकॉग्निशन विड्रॉ हो गई थी, जिसका आपको बिल्कुल पता है, जिनको डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने। लेकिन उस स्टोरी का बैकग्राउंड, उस स्कूल को नवंबर 2024 में रजिस्ट्रेशन दी गई स्कूल एजुकेशन के द्वारा हायर सेकेंडरी तक। डी रिकॉग्निशन से लेके रजिस्ट्रेशन देने तक एक बड़ी फ्रॉड बीच में हो गई जो किसी को पता नहीं है, इंक्लूडिंग मीडिया। वो फ्रॉड मैं आज यहाँ पे 1 सेकंड में बताना चाहता हूँ। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एक पेटिशन डाली थी मैंने, वो वहां से होके आई, डीसी साहब बड़गाम को गई, डीसी साहब बड़गाम ने सीओ ने कमेटी बिठाई, कमेटी ने रिपोर्ट दी, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो थे उस टाइम के तसदुक हुसैन मीर साहब, उन्होंने वो रिपोर्ट बदल दी, उसमें कहीं पे वो जिक्र नहीं किया, खाली रेफरेंस नंबर दिया। कोर्ट में उस चीज का कहीं जिक्र नहीं हुआ कि बच्ची का एक्सपल्जन हो गया है, इस पे रिकॉग्निशन विड्रॉ हो गई। कोर्ट में जब केस चला तो वहां पे कहीं जिक्र नहीं हुआ कि बच्चे का एक्सपल्जन हुआ था, वहां पे वो रजिस्ट्रेशन का मुद्दा बनाया गया और इनको रजिस्ट्रेशन दी गई। ये फ्रॉड यहाँ चल रही हैं। इसमें एसीबी जो है वो इसकी नोटिस लें, अगर ये प्रोग्राम सुन रही है तो नोटिस लें और कागजात नीचे ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोहेल साहब कॉल करने के लिए। ज़रूर उम्मीद है कि मुतल्लिका इदारों की नींद टूटे और अवामी मुंतखबा हुकूमत की भी। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं, हेलो। हेलो जी, नाम बताएं, कहाँ से? जनाब मैं मोहम्मद अमीन हूँ, हैदरपुरा से। जी, मैंने 11 फरवरी को आपसे कहा था कि 1905 जो समाधान का फोन नंबर है चलता नहीं है, और 8 दिन हो गए, 8 दिन से वो वही बंद है, चलता ही नहीं है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, 8 दिन से अभी उन्होंने खोला नहीं, उसको बिल नहीं पे की। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का प्रोग्राम में। नेक्स्ट कॉलर, हेलो। हेलो जी, नाम बताएं, कहां से? चलिए लाइन ड्रॉप करें। नेक्स्ट कॉलर इंतजार कर रहे हैं, हेलो। हेलो जी, खुर्शीद अहमद है हवल से। जी खुर्शीद साहब, हेलो, बताएं बताएं, आवाज आ रही है आपकी। ये बिजली का मसला जो है तो वो तो ऐसे ही ऐसा है। 2-3 बार बताया मैंने, बिजली का मसला जो है का बिल एक आता है, फोन पर दूसरा आता है। अच्छा, बिल अलग अलग आ रहा है? बिल अलग आ रहा है, बिल में आता है समझो 3000, फोन में आता है 2500। आपका मीटर्ड एरिया है? मीटर्ड एरिया, फुल मीटर्ड एरिया। हमें ये भी है, केबल भी है, हमें वो कुछ उठाया, वो ना वो तार वार सब उठाया। फिर तो वो लंप के लिए भी मैंने एक बार फोन किया आपको। कोई फोटो वगैरह, कोई जो आपका बिल बताएंगे महकमे को, ये लंप अपने अपनी जगह लगाओ और लगाना है। आपका तो जो भी चल रहे बस, बाकी कुछ नहीं। हमारी बात भी जरा सुनिएगा। आपका जो मीटर है उसका भी फोटो लीजिएगा, और साथ साथ जो आपको बिल आया है वो भी फोटो या वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिएगा, ताकि हम कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज सकें। जरा उनसे ये सवाल करें कि अगर एक कनेक्शन है तो बिल अलग अलग क्यों आ रहा है। हमारी हेल्पलाइन नंबर टीवी स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, नीचे नंबर्स आएंगे थोड़ी देर में, उन पर भी जरूर आप हमें दोनों की तस्वीरें भेज दीजिएगा, जरा हम इसको वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट कॉलर, हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं अब्दुल हमीद भट्ट नेलो कुलगाम से आपके साथ बात कर रहा हूँ सर। हमीद साहब बताएं।
जी सर, हमें वाटर सप्लाई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। 4 साल हो गए हमें, जहाँ पे हम रह रहे हैं, वाटर सप्लाई की फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है सर। कौन सा इलाका कहाँ पे है ये नीलव कुलगाम है सर। नीलव एक गांव कुलगाम में पड़ता है सर। जी जी सर, वहाँ पे हम बहुत बार पीएचई ऑफिस गए हैं वाटर सप्लाई के लिए। वो हर वक्त हमें ये दिलासा दिलाते हैं कि हम मार्च सेशन में, अप्रैल में, जून में करेंगे, लेकिन 4 साल से हम दफ्तर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने लाइन नहीं बिछाई वाटर सप्लाई की। आपके माध्यम से हम उन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं सर। बड़ी मेहरबानी होगी अगर हमें वाटर सप्लाई यहाँ पे अवेलेबल होगी। जरूर आपकी बात इस प्रोग्राम के जरिए उन तक पहुंच गई होगी और उम्मीद करेंगे कि ये मामला हल हो। नेक्स्ट कॉलर दीजिएगा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मे दोस्त करे में वाले गवर सबस अर्ज जी ये गांधरबल गांधरबल जी तमाम डिस्ट्रिक्टन दिख रेलवे मगर गांधरबल दिख कहें। अच्छा अहन बह मोहम्मद सलीम वानी रिक्वेस्ट करान तम तुलान यह मसल सारे मुतलक MLA वन बाकी वन। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ज़रूर न सिर्फ हमारे ब्यूरो हेड तक बल्कि कंसर्न डिपार्टमेंट तक भी आपकी बात पहुंचेगी और ज़रूर आपके इस मसले पर आगे बात ले जाने की कोशिश हमारी जारी रहेगी। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो, कौन साहब कहां से? टीवी की आवाज़ बंद कर लीजिएगा, हमारे साथ डायरेक्टली आप बात करें। हेलो, चलिए लाइन ड्रॉप करें। नेक्स्ट कॉलर को वक्त दीजिएगा। टीवी की आवाज़ बंद कर लें जो भी लोग हमारे साथ फ़ोन पे बाहर रास्त बात करना चाह रहे हैं। हेलो, लाइन ड्रॉप कर दीजिएगा। नेक्स्ट कॉलर वेट कर रहे हैं। हेलो जी, बताएं बताएं, आवाज़ आ रही है आपकी। चलिए बहुत शुक्रिया आप सबका कॉल करने के लिए। कल ज़रूर कॉलिंग के सेगमेंट को और आगे ले जाएंगे, आपकी बात सुनेंगे, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी एक गलती कॉलर्स की तरफ से होती है और वो ये कि आप कॉल करते वक्त टीवी पर अपनी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं तो उस वजह से डिस्टर्बेंस होती है, आप तक ताख़ीर से आवाज़ पहुँचेगी, टेक्निकल फॉल्ट होता है, मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा आती हैं। बराह रास्त बात करें, कीमती वक्त है, कम सेकेंड्स में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बात रखने की कोशिश करें। मुतलका हुकाम तक, संबंधित विभाग तक या अथॉरिटीज़ तक आपकी बात पहुँचे, इस कोशिश और प्रयास को आइंदा दिनों में भी जारी रखेंगे। प्रोग्राम सलाम जेके में हम दोनों को आप इजाज़त देंगे। मज़ीद खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपका अपना और इम्पोर्टेंट फीडबैक हम तक पहुँचता रहे, इसके लिए भी इज़हार तशक्कुर।